हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरजोत कौर। हम बात करेंगे बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी की, जहां आजकल हर नौजवान अपनी ज़िंदगी में हर सुख सुविधा लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, दौड़ भाग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कपल्स, कुछ यंग कपल्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने औलाद के सुख से बहुत ही दूर हैं और वो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की बीमारी से ग्रस्त हैं। आखिर कैसे होती है बांझपन की बीमारी, क्या होते हैं इसके कारण, क्या लक्षण है इसके और कैसे हम इनसे दूर रह सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में। और इस सब बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमिता सोफत जी। वेलकम है जी शो में। नमस्कार दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि जो हम आज जिस समस्या पर बातचीत करेंगे उससे आपको काफ़ी आपके जो सवाल हैं उन पे आपको उसका जवाब मिलेगा और जो भी हमारी डिस्कशन होएगी उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको नए इलाज के बारे में पता लगेगा और क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे जो बे औलाद जोड़ा है वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। जी डॉक्टर सुमिता सोफत जी, मैं आपसे यही सबसे पहले जो सवाल पूछना चाहूँगी वो यही है कि आजकल ज़्यादातर देखा जाता है जो यंग कपल्स हैं उनमें भी ये बांझपन की बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले उन सब की अवेयरनेस के लिए ही जानना चाहूँगी कि आखिर हम किसे कहेंगे बांझपन, इनफर्टिलिटी। देखो, जब भी कोई निसंतान जोड़ा है वो आपसी संभोग कर रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो उनको एक डॉक्टरी सलाह और मशवरा ज़रूर ले लेना चाहिए। आपने सही कहा, जो बांझपन की समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण भी हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस है, जो खान पान में जो एडल्ट्रेशन है जिसका शराब का सेवन, सिगरेटों का सेवन और तनाव, टेंशन, फास्ट लाइफ, सेडेंट्री लाइफ, मतलब कि कोई एक्सरसाइज नहीं है जिनकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं बांझपन की समस्या से। जी, आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी कपल में ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले जिम्मेदार माना जाता है लड़की को, यानी कि फीमेल को, कि अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई है तो कहीं ना कहीं जो भी नुक्स होगा, जो भी परेशानी है वो लेडी में ही है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिर क्या सिर्फ बांझपन के लिए हम जिम्मेदार सिर्फ फीमेल्स को ही मान सकते हैं? देखो, जो बांझपन, बिल्कुल आपने गलत कहा कि बांझपन की जो समस्या है वो आदमियों में भी हो सकती है और औरतों में भी हो सकती है। लगभग 40% केसेस ऐसे हैं जिसमें औरतों में समस्या आ सकती है, 40% केसेस ऐसे हैं जिनमें आदमियों में समस्या हो सकती है और 10% केसेस, 10 से 15% केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें सब कुछ ठीक होता है पर फिर भी वो संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। सो एक बांझपन की समस्या के लिए बिल्कुल हस्बैंड वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है और दोनों को ही टाइम से ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बार देखा गया है, बहुत पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि सबसे पहले लेडी अपने ही टेस्ट करवाई जाती है, अपना सारा कुछ करा लेती है और बाद में पता लगता है जो प्रॉब्लम है वो कि उनके हस्बैंड में थी। सो हमेशा एक बांझपन के जोड़े को एज अ हस्बैंड वाइफ सलाह मशवरा लेना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी टाइम इसी में ही निकाल दिया जाता है कि शायद कहीं ना कहीं वाइफ में ही प्रॉब्लम होगी, उसी के टेस्ट करवाते हैं, उसी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम निकलने के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम हस्बैंड में थी। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि आखिर अगर हम बात करें मेल इनफर्टिलिटी में तो क्या क्या कारण रहते हैं और क्या क्या रीज़न्स, पूरे डिटेल में आप बताइए। देखो, जो आदमियों में बांझपन की समस्या है उसका सबसे प्रमुख कारण है शुक्राणुओं की समस्या। या तो जो शुक्राणुओं का नंबर है वो बहुत कम हो जाता है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर बिल्कुल ही नील शुक्राणु होते हैं कि जिनके स्पर्म्स ही नहीं है, बिल्कुल शुक्राणु नहीं है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आदमियों में वो किया जाता है वो है एक शुक्राणुओं की जांच, जिसको हम डिटेल्ड सीमन एनालिसिस कहते हैं। वो एक सिंपल सीमन एनालिसिस नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म्स की बनावट कैसी है, स्पर्म्स की कितनी देर स्पर्म्स अलाइव रहते हैं, कितना नंबर है काउंट स्पर्म्स का, ठीक है। और अगर किसी बे औलाद जोड़े में हस्बैंड में नील शुक्राणु है जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो उसके फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। उसमें देखा जाता है कि जो शुक्राणु है अंदर बन रहे हैं कि अंदर भी नहीं बन रहे, मीन्स की टेस्टिस में बन रहे हैं कि नहीं। इसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं और FNAC टेस्ट भी होता है, बायोप्सी भी होती है जो बिल्कुल आजकल जिस
जिसमें कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो इन सारी चीज़ों से कंबाइन हमें पता लगेगा कि आदमियों में शुक्राणुओं की समस्या है कि नहीं है। जी, जैसे कि अभी आपने बात की कि पुरुषों में देखने में आता है कि उनके शुक्राणु नील हो जाते हैं, तो जहाँ बात आ गई कि शुक्राणु ही नील हो गए यानी कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे, तो वो भी कपल्स के अपनी औलाद का सुख ले सकती हैं? बिल्कुल, आज की डेट में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिन आदमियों के शुक्राणु नहीं भी हैं और शुक्राणु नहीं मतलब एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, वो भी आज की डेट में अपनी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें स्पेशल टेक्निक्स आती हैं जिसको हम इक्सी विधि कहते हैं, टीसा कहते हैं, जिसमें जो स्पर्म्स है अंदर से निकाले जाते हैं बिना चीरा दिए, टेस्टिस में या गोलियों में वो स्पर्म्स अंदर से निकाले जाते हैं। फिर एक स्पर्म और एक एग का जो मिलन है वो माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है, जिसमें हम एग और स्पर्म मिलाते हैं और भ्रूण तैयार करते हैं। और जब ये भ्रूण ठीक 48 से 72 घंटे बाद ये भ्रूण जो है लेडी के यूट्रस में रखा जाता है, बच्चेदानी में रखा जाता है, ताकि वो अपना बेबी कैरी कर सके। सो इस टेक्निक से जो है जो आदमी एज़ोस्पर्मिक थे, जिनको बहुत साल पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, जिनको सिर्फ अडॉप्ट ही करना पड़ता था या बैंक से लेना पड़ता था, उनको आज की डेट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, वो अपना बेबी भी पा सकते हैं। जी बिल्कुल। सो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और अब भी जो बे औलाद जोड़े हमारा ये शो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर मेल में यानी कि हस्बैंड में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि उनके शुक्राणु नील हो चुके हैं और वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनकी अपनी औलाद का सपना शायद अब पूरा नहीं हो सकता, तो आपके लिए एक वरदान वाली बात ही बोलूँगी कि अभी भी आप अपनी औलाद के लिए ट्राई कर सकते हैं। साइंस ने जो तरक्की की है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आगे बात करना चाहूँगी मैं फीमेल्स की, उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं जिस वजह से उन्हें बांझपन का शिकार होना पड़ता है? देखो, जब लेडीज़ का है, लेडीज़ में यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि बच्चेदानी की समस्या हो सकती है, अंडेदानी की समस्या हो सकती है या फिर ट्यूबों की समस्या हो सकती है। जो अंडेदानी की समस्या, उसमें या तो एक लेडी का एग ही नहीं बनता या फिर अंडेदानियाँ जो फेल हो जाती हैं या अंडेदानी में किसी भी तरह की रसौलियाँ हो जाती हैं, पानी वाली रसौली हो सकती है, खून वाली रसौली भी हो सकती है। सो ये है अंडेदानी की समस्या है। बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी लेडी की बच्चेदानी की तय बहुत कमज़ोर हो या किसी की बच्चेदानी में रसौलियाँ हो या फिर बच्चेदानी का साइज़ ही छोटा हो गया हो। पर आज की डेट में ऐसे कपल्स को भी हताश नहीं होना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो भी अब अपना बेबी कर सकती हैं। और थर्ड जो मेन समस्या है वो है कि ट्यूब्स का बंद होना। सो जब ट्यूब्स का बंद होना है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होना नलों की, या फिर खून एंडोमेट्रियोसिस जिसको कहते हैं हम, या क्रॉनिक इन्फेक्शन, बार बार नलों में दर्द रहना, उसके कारण भी जो है अल्टीमेटली जो ट्यूब्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं। सो इन चीज़ों के लिए कुछ सिंपल टेस्ट हैं जो एक लेडी के किए जा सकते हैं, जैसे कि एक लेडी के हार्मोन एसिड्स किए जा सकते हैं ब्लड में, जिससे हमें पता लग जाता है अंडेदानियाँ अंडा ठीक बना रही हैं नहीं बना रही है। ट्रांसविजाइनल स्कैन या 4D अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्कैन, जो कि बिल्कुल पेनलेस है, उससे हमें सारा बच्चेदानी के बारे में पता लग सकता है, अंडेदानियों के बारे में पता लग सकता है, और ट्यूब्स के बारे में भी सोनोसाल्पिंगोग्राफी द्वारा देखा जा सकता है। या फिर सिंपल एक ट्यूब्स का टेस्ट है जिसको हम HSG कहते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ट्यूब्स बंद है या खुली। फिर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका इलाज हम उस हिसाब से किया जाता है। जी बिल्कुल। सो इस आधुनिक युग में अगर हम सोचें कि बांझपन एक समस्या है तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, बांझपन अब एक समस्या नहीं है। इतने तरह के इलाज आ चुके हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए ताकि आप जल्द से जल्द अपने बच्चे की खुशी अपने घर में महसूस कर सकें। और इसीलिए हम ये शो लेकर आए हैं और साथ में हम डॉक्टर सुमिता सोफत जी को लेकर आए हैं जो लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और कई बेऔलाद जोड़ों को उनकी अपनी औलाद का सुख दे चुके हैं। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए जो कोई बेऔलाद जोड़ा है अपनी औलाद का सुख ले सकता है? देखो, जब भी किसी लेडी में समस्या है, हमने सबसे पहले बात की कि जब किसी आदमी में शुक्राणुओं की बहुत कमी है, जैसे कि जिसके नील शुक्राणु है वो इक्सी टीसा विधि से जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकता है। पर जिन आदमियों में जैसे शुक्राणुओं की मात्रा थोड़ी ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है, वो IUI विधि से भी लाभ उठा सकते हैं। पर उस विधि के लिए वाइफ को ठीक होना ज़रूरी है, वाइफ की ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। पर लेडीज़ में जो है वो है, जैसे हम कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है,
टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है जिसमें एक लेडी के एग्स बनाए जाते हैं, अंडे अल्ट्रासाउंड द्वारा निकाले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा नीडल के साथ निकाले जाते हैं, फिर लेबॉर्ट्री में भ्रूण तैयार करके जो है जो काम बेसिकली ट्यूब्स में होना है, अगर किसी लेडी को ट्यूब्स की समस्या है तो जो काम ट्यूब्स में होना है वो हम एक IVF लेबॉर्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। पर कई पेशेंट्स जैसे होते हैं कि उनको लेडीज़ को और भी प्रॉब्लम्स है, अंडे की समस्या है, या जिनकी बच्चेदानी बिल्कुल छोटी है, जिनको कभी माहवारी नहीं आई या माहवारी आके बंद हो गई है, जिसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, या ऐसी लेडीज़ जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उसके कारण माहवारी बंद हो गई है, वो भी अब संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले जो है बच्चेदानी की तह बनाई जाती है, फिर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जिनके एग्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे वो अंडा बैंक से लिया जाता है, और फिर उनके हस्बैंड के जो है शुक्राणुओं के साथ मिला के वो बच्चेदानी के अंदर भ्रूण तैयार करके रखा जाता है। सो इस जो ये विधि है जिसको हम इससे जो है वो लेडीज़ भी जिनकी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिनकी माहवारी बंद हो गई है, जो ज़्यादा उम्र की हैं, जिनकी बच्चेदानी बहुत छोटी है, वो भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, जिनको कभी माहवारी आई ही नहीं है। सो ऐसी लेडीज़ भी इस विधि से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, एक और बात जो देखने में आती है कि जो बेऔलाद जोड़े हैं फर्स्ट टाइम जब टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए ट्राई करते हैं, फेलियर हो जाता है, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, तो हताश हो जाते हैं कि हमने तो ट्राई किया लेकिन हो ही नहीं सका, शायद हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो उन पेशेंट्स के लिए भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कुछ बताइए कि एक बार अगर फेलियर हो गया तो उससे हताश नहीं होना चाहिए, आगे हम फिर ट्राई कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक बेऔलाद जोड़े में वैसे ही इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, दिमाग पे इतना तनाव होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि उनको प्रेगनेंसी करनी है। उसके साथ साथ अगर उनका टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स ऐसे उन्होंने कराई जो आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, तो उससे अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उनको घर बैठ के बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर की कई टेक्निक्स आ गई हैं जिनका कामयाबी दर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एक बार वो फेल हो गया है तो उनको बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। टेक्निक्स हैं जैसे ICSI है, जिसमें हम जब टेस्ट ट्यूब बेबी में और बाकी विधि में ये फ़र्क है कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में हम अंडे और स्पर्म्स का मिलन इकट्ठा करते हैं, पर कई बार जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, हो सकता है अंडे में नुक्स हो सकता है स्पर्म में नुक्स हो। तो जो ICSI विधि है उसमें जो है हम एक एग और एक स्पर्म का मिलन माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं। साथ ही और टेक्निक्स हैं जैसे कि लेज़र हैचिंग है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे एक पेशेंट का टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो गया है तो लेज़र हैचिंग के ज़रिए वो जो भ्रूण की परत है वो पतली कर दी जाती है ताकि वो बच्चेदानी में चिपक जाए। सो इस विधि से, लेज़र हैचिंग विधि से जो है कामयाबी दर टेस्ट ट्यूब बेबी का बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। आमतौर पर जब लोग IVF कराते हैं या परखनली शिशु कराते हैं उसमें जो भ्रूण है 48 घंटे बाद रखा जाता है, पर ब्लास्टोसिस्ट में ये है कि जो हर भ्रूण 48 घंटे बाद रखा जाता है वो नहीं ग्रो करता, पर जब हम उसको ब्लास्टोसिस्ट लेवल तक ग्रो कराते हैं, मतलब जिसको हम डे 5 ट्रांसफ़र कहते हैं, उसमें जो है कामयाबी दर ज़्यादा होता है क्योंकि वो बेस्ट एम्ब्रियो होता है, सबसे बढ़िया एम्ब्रियो भ्रूण बनता है, तो वो लेडी की बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है। सो लेज़र हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, इन चीज़ों से जो है कामयाबी दर बढ़ाया जाता है। साथ ही आजकल और नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनको हम एम्ब्रियो मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें जब भ्रूण तैयार किया जाता है तो भ्रूण की ग्रोथ देखी जाती है कि कौन सा जो भ्रूण है सबसे ठीक बन रहा है। सो वो जो बेस्ट एम्ब्रियो, जो अच्छा एम्ब्रियो बच्चा बनाने वाला भ्रूण है, वो हम वो सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि सक्सेस रेट बढ़ जाए। सो मतलब कि जो कामयाबी दर पहले सिर्फ 10 से 15% था, आज की डेट में 60-70% तक चला गया है। सो ये जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक से काफ़ी पेशेंट लाभ उठा सकते हैं जिनका बार बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल हो गया हो। साथ ही आजकल ऐसे इंजेक्शंस, ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं जी सब कुछ ठीक था पर बच्चेदानी की लाइनिंग ही नहीं ठीक थी। सो वो लाइनिंग भी ठीक की जा सकती है। जी, तो बिल्कुल बच्चेदानी की लाइनिंग तैयार कर कर भ्रूण रखा जाता है। सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनसे कामयाबी दर बढ़ जाता है।
जी बिल्कुल। तो जैसे अभी डॉक्टर सुमिता सोफा जी ने बताया कि कई तरह की टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे कामयाबी दर बढ़ जाता है। सो आप घबराइए मत। अगर आपने कहीं ट्रीटमेंट शुरू करवाया है तो अच्छी तरह देख परख कर माहिर सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, ताकि क्योंकि वैसे ही टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कीमती होता है वो आपका टाइम, जब आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो उस टाइम में अच्छी सलाह से अच्छा ट्रीटमेंट शुरू करवाइए और जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की खुशियाँ लेकर आइए। इसके साथ ही मुझे यानी कि हरजोत कौर को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।